नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आप देख रहे हैं फ्री वीडियो प्रैक्टिस सेट पेपर। इसमें आपके लिए एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चंस कराए जाएंगे जीके के, जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे रोज के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके लिए बेल आइकन ऑन करके रखिएगा। फ्री वीडियो है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, आपके दोस्त जरूर देखना पसंद करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो हेस्टिंग के कार्यकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1822 में टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो बैरकपुर में 1824 में सैन्य विद्रोह आरंभ हुआ। राइट आंसर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है? तो विलियम बेंटिंक का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो 1835 में विलियम बेंटिंक ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1830 में बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। क्वेश्चन जल्दी से पूरे हो जाए इसलिए मैं तेज बोल रहा हूं। अगर आपको वीडियो दोबारा देखना है तो दोबारा भी देख लेना। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूं कि कम समय में 100 क्वेश्चन आपके कवर कर दूं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो लॉर्ड चार्ल्स मैडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की थी। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में नरबली प्रथा का अंत हुआ। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू हुई थी? तो कलकत्ता और आगरा के बीच में पहली टेलीग्राफ लाइन डलहौजी के द्वारा शुरू हुई थी। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहां पर स्थापित हुई थी? तो चालू मिल हुई थी मुंबई में। ऐसे अगर देखा जाए तो कलकत्ता में पहली मिल हुई थी, कपड़ा मिल है ना, वो कपड़ा मिल थी, ये सूती मिल। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की लूट शुरू हुई। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने डलहौजी के कहने पर बिछवाई थी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किससे प्राप्त हुआ? तो जमींदारों को ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ प्राप्त हुआ। किसके द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी। रुपए का अवमूल्यन कब हुआ था पहली बार? तो 20 सितंबर 1949 को रुपया सबसे पहले अवमूल्यित हुआ था, गिरा था। दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ? तो 6 जून 1966 को दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन हुआ। तीसरी बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ? तो 1 जुलाई 1991 में तीसरी बार रुपए का अवमूल्यन हुआ। विदेशों में स्थित विदेशी बैंक के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों में रखे गए जो खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खातों को नॉस्ट्रो अकाउंट्स कहा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? तो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य की वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? तो मुद्रा संकुचन या अवस्फीति में यह घटना होती है। मुद्रास्फीति के दुष्परिणाम को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा को कम करना क्या कहलाता है? तो ऐसी स्थिति मुद्रा अपस्फीति कहलाती है। सकल घरेलू जीडीपी में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो 13.67% सकल घरेलू उत्पादन में जीडीपी में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है। 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? तो 52.2% सकल घरेलू उत्पाद 1950-51 में कृषि का इतना योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में रबी फसलों की बुआई की जाती है। रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि रबी की फसलों में आती हैं। खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो जून और जुलाई में खरीफ की फसलों की बुआई की जाती है। खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसल आती हैं? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली और अरहर खरीफ की फसलों में आती हैं। जायद की फसलें कब पैदा होती है? तो मार्च से जुलाई के मध्य में जायद की फसलें पैदा होती हैं।
जायद की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, पशुचारा जायद की फसलों में आते हैं। व्यापारिक या नकदी फसलें कौन सी होती हैं? तो कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट, तंबाकू, ये सभी व्यापारिक फसलें होती हैं। भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन कौन सा होता है? तो चावल खाद्यान्न का उत्पादन भारत में सर्वाधिक मात्रा में होता है। देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरक का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो देश में कृषि के अंतर्गत नाइट्रोजनी उर्वरक का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता, निर्यातक होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो भारत को विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव प्राप्त है। रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रबर के उत्पादन में भारत विश्व में चौथे नंबर पर है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया था। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 में आई थी। भारत में संविधान सभा गठित करने का मुख्य आधार था ये। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन का मांग और कहां और कब रखी गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग 1936 में फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो 389 सदस्य कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में होने थे। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो संविधान सभा के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों के संविधान सभा में 70 प्रतिनिधि थे। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। बी.आर. अम्बेडकर कहां से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो बंगाल से बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में बंगाल से निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन हुआ था। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। संविधान सभा की रचनाएं, तो संविधान विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा की रचना के लिए संविधान का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया। संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय संविधान बनाने में लगा था। त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था महात्मा गांधी की मृत्यु पर कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास में कौन सा विभाग आया था? तो 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास में खाद्य और कृषि मंत्रालय आया था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? तो सूर्य सेन जी ने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे। अप्रैल 1919 में दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण किसने दिया था? तो स्वामी शिवानंद ने अप्रैल 1919 में दिल्ली की जामा मस्जिद पर प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था।
विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ हुआ था। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 में नौसैनिक विद्रोह हुआ था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला जी हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे। पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? तो पूना समझौता दलित वर्ग से संबंधित था। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की गति के नियम किसने दिया? तो ग्रहों की गति के नियम का पता केपलर ने लगाया। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर है? तो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है ये मंगल ग्रह पर है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो प्राचीन भारतीय सूर्य को ग्रह मानते थे। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो हाइड्रोजन और हीलियम का गोला है सूर्य। सूर्य के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है मध्य के भाग को। किस देश को अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है? तो किस देश में? नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर कहा जाता है सूर्य से ग्रह की दूरी को। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में लगाता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर शेयर करिए। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बने होंगे। वीडियो फ्री है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। आपके दोस्त जरूर देखना पसंद करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट करें, हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।